देखिए आज शुरू करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता का जो है धारा 417 से। सेक्शन 417 जो है कारावास से संबंधित है कि कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति कौन नियत करेगा। कारावास का स्थान, कारावास का जो स्थान है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सजा होती है तब कारावास में डाला जाता है, तो भाई वो कारावास का स्थान कौन सा होगा, कौन निश्चित करता है। राज्य सरकार। देखिए ये क्या कहता है पहला क्लॉज कि तत्समय प्रबद्ध किसी विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति को जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है किसी स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा। तो ये निश्चित कौन करता है, राज्य सरकार निश्चित करती है। राज्य सरकार मतलब अब सर कोर्ट ने तो सजा दे दी, कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई इसको कारावास में डालो। वो कारावास का स्थान होगा कहाँ, मतलब जेल वगैरह बनाने की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हो। तो उसकी व्यवस्था कौन करता है, राज्य सरकार करती है कि जो भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है या दी गई है या उसको अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, तो उसका स्थान मतलब उस व्यक्ति को लाएंगे तो कहाँ रखेंगे, रखने की बात कह रहा है। तो उसको रखने की बात है, केवल सजा नहीं देती राज्य सरकार। राज्य सरकार व्यवस्था करती कि भाई कहाँ रखेंगे, तो कौन व्यवस्था करेगा उसको रखने की, राज्य सरकार। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कारावास का जो स्थान है वो कौन नियत करता है, कारावास का स्थान जो नियत करती है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार नियत करेगी कि ऐसा व्यक्ति जिसको सजा दी गई है न्यायालय द्वारा या जिसको निरोध में प्राधिकृत किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहाँ रखा जाएगा। तो इसका निर्धारण कौन करता है, राज्य सरकार। दूसरा देखिए क्लॉज क्या कहता है, ये पहला क्लॉज है। दूसरा क्लॉज देखिए, दूसरा क्लॉज कहता है यदि कोई व्यक्ति जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है सिविल जेल में परिरुद्ध है, तो कारावास या सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के दांडिक जेल में भेजे जाने का निर्देश दे सकता है। अब ये क्या कह रहा है, सिविल या दांडिक, सिविल सिविल जेल में है कोई व्यक्ति, तो ये कह रहा है सिविल जेल से उसे कहाँ भेजा जा सकता है, दांडिक जेल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि सिविल कारागार में था, नॉर्मल कारागार में था, जैसे सिविल मैटर में होता है सिविल कारागार में जेल वही होती है। ऐसा नहीं होता कि सिविल जेल अलग होती है दांडिक जेल अलग होती, एक ही होती है। लेकिन क्या होता है इसमें पार्टीशन रहता है, बढ़ते रहते हैं कि सिविल मैटर वाले हैं जो अधिक दांडिक जेल में क्या होते हैं कुख्यात अपराधी वगैरह, तो उनमें सेल बना रहती है, जेल के अंदर भी सेल बनी रहती है अलग अलग। तो उस हिसाब से कि भाई मैटर के हिसाब से वो कैदियों को एक साथ रखते हैं। गंभीर अपराध वाले कैदी जो है अलग रखे जाते हैं, साधारण वाले फिर अलग रखे जाते हैं, सिविल वाले अलग रखे जाते हैं। तो इस तरीके से कैटेगरीज वाइज उनको अलग अलग रखा जाता है। तो उसी का कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सिविल जेल जिसको किया गया है, मान लो सिविल जेल कब होगा, सिविल मामलों में या नॉर्मल जेल होता है, तो उसमें अगर उसको साधारण से दंडित किया गया है और जो मजिस्ट्रेट है उसको ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो सिविल जेल में परिरुद्ध है, तो कारावास सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट या न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दांडिक जेल में भेजे जाने का निर्देश दे सकता है। तो कौन सा मजिस्ट्रेट जो कार्रवाई कर रहा है वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको दांडिक जेल में भी भेज सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है। सिविल से वो दांडिक में अगर भेजना चाहे उस व्यक्ति को, तो सिविल से दांडिक में भेज सकता है। कौन देगा ऐसा आदेश देने वाला, न्यायालय या मजिस्ट्रेट। ऐसा कौन कर सकता है, आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट, वो अपने आदेश में लिख सकता है कि इनको दांडिक जेल भेजा जाए कि सिविल जेल भेजा जाए। सिविल जेल से दांडिक भी भेजा जा सकता है, मतलब सिविल से दांडिक भेजा जा सकता है लेकिन दांडिक से सिविल नहीं भेजेंगे, है ना, ये भी याद रखना। तो सिविल से क्या कर सकता है, उसको दांडिक जेल में भेज सकता है, तो बदल सकता है। अगर सिविल जेल था तो उसको दांडिक में बदल सकता है। ठीक है, दांडिक मतलब थोड़ा कठोर हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, तीसरा है जब उपधारा 2 के अधीन कोई व्यक्ति दांडिक जेल भेजा जाता है तब वहां से छोड़ दिए जाने पर उसे उस दशा के सिवाय सिविल जेल को लौटाया जाएगा। जब या तो ये कह रहा है कि उपधारा 2 के अधीन जब मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया या न्यायालय ने आदेश दिया था कि उसको सिविल जेल से दांडिक जेल में भेज दिया जाए,
ये कब भेजा था? ये अभिरक्षा के लिए, सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला न्यायालय। तो ये सुपुर्दगी वाला न्यायालय था, उसने भेजा था, सुपुर्दगी का आदेश जो न्यायालय ने दिया था उसने। दांडिक सिविल जेल से कहाँ भेजा था? दांडिक जेल में। अब ये कह रहा है तीसरा कि जब उपधारा 2 के अधीन कोई व्यक्ति दांडिक जेल भेजा जाता है तो वहां से छोड़ दिए जाने पर उसे उस दशा के सिवाय सिविल जेल को लौटाया जाएगा, जब या तो, अब ये कह रहा है वापस उसको सिविल जेल में भेजा जाएगा कब? पहला कहता है ए, दांडिक जेल में उसके भेजे जाने से 3 वर्ष बीत गए हैं, जिस दशा में वह यथास्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 58 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अधीन सिविल जेल से छोड़ा गया समझा जाएगा। तो ये कह रहा है 3 वर्ष की अवधि बीत गई, कुल मिला के 3 वर्ष से वो कहाँ है? दांडिक जेल में। 3 वर्ष, 3 वर्ष की अवधि मतलब 3 वर्ष से क्या है? उस जेल में, कौन सी जेल में? सिविल जेल से उसे भेज दिया गया था 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक वो दांडिक जेल में रहा। अब 3 वर्ष की जो है अवधि समाप्त हो गई है और ये कह रहा है सीपीसी के अधीन सिविल जेल में कहाँ भेजेंगे? सिविल प्रोसीजर होगा तभी सिविल जेल में भेजा जाएगा ना। तो ये कह रहा है सिविल प्रोसीजर के तहत यानी सीपीसी के तहत या फिर जो है दांडिक दिवाला अधिनियम है उसके तहत अगर उसे भेजा जाता है तो 3 वर्ष की अवधि बीत गई, मतलब 3 वर्ष के बाद फिर उसे सिविल जो है दांडिक जेल में नहीं रखा जाएगा, वापस कहाँ भेज दिया जाएगा? सिविल जेल में भेज दिया जाएगा। अब दूसरा कहता है सिविल जेल में उसके कारावास का आदेश देने वाला न्यायालय द्वारा दांडिक जेल के भारसाधक अधिकारी को यह प्रमाणित करके भेज दिया गया है कि वह यथास्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की धारा 23 के अधीन छोड़े जाने का हकदार है। तो कुल मिला के वो सीपीसी के अधीन क्या है? छोड़े जाने का अधिकार है। जो दोनों अधिनियम लिखे हुए हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता या दांडिक दिवाला अधिनियम के तहत छोड़े जाने का अधिकारी, कुल मिला के छोड़े जाने का अधिकारी है, अधिकारी है, क्योंकि सिविल मैटर में एक लिमिट होती है सजा की, उससे ज्यादा सजा होती नहीं, तो उसके अनुसार या तो वो छोड़े जाने योग्य, सिविल मैटर में बेसिकली 3 साल हो जाते हैं तो छोड़ दिया जाता है, उससे ज्यादा सजा है ही नहीं। तो ये कह रहा है कि 3 साल या उससे अधिक हो गए हैं, 3 साल से अधिक की अवधि के हो चुकी है या फिर वो छोड़े जाने का अधिकारी है सिविल प्रक्रिया के अनुसार, तो फिर ऐसे मामले में जो है क्या कर दिया जाएगा? उसको वापस भेज दिया जाएगा। कहाँ? सिविल जेल में, या फिर छोड़ दिया जाएगा। दो ही बातें होंगी, या तो छोड़ दिया जाएगा या कहाँ भेज दिया जाएगा? तो उसको दांडिक जेल से उठा करके सिविल जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बस सीधी सीधी बात ये है कि 3 वर्ष से अधिक अवधि तक उसे दांडिक जेल में नहीं रखा जाएगा। कौन से व्यक्ति को? उस व्यक्ति को जिसको सिविल कारावार हुई थी, सिविल सिविल जेल भेजा गया था, उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है, हर व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, केवल उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है जिसको सिविल जेल भेजा गया था। तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब ने दांडिक जेल में भेज दिया था, तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से अधिक तक आप जो है दांडिक जेल में नहीं रख सकते। सीधी सी बात है, 3 वर्ष से अधिक तक नहीं रख सकते। अगर 3 वर्ष से अधिक हो गया तो वापस सिविल जेल भेज दिया जाएगा या फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किसी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जिसको सिविल कारावार हुआ था या सिविल जेल हुआ था। तो जिसको सिविल जेल की सजा हुई थी उसको दांडिक जेल में मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगा तो उन्होंने दांडिक कर दिया, तो किसी भी हालत में उसे 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं रखा जाएगा, या तो छोड़ दिया जाएगा या फिर वापस सिविल जेल भेज दिया जाएगा। अब देखिए चौथा, चौथा नहीं है इसमें, अब तीसरे तीन ही थे। इसके बाद जो है 418 है, सेक्शन 418, चौथा क्लॉज है नहीं, सेक्शन है 418। 418 कहता है कारावास के दंडादेश का निष्पादन, मतलब पालन कैसे करेंगे? कारावास का जो दंडादेश है निष्पादन, ये कह रहा है कि कारावास के दंडादेश का निष्पादन कैसे किया जाएगा। देखिए जब कारावास हो जाता है तो उसका निष्पादन भी कराना पड़ेगा ना, तो उसके बारे में है। ये पहला क्लॉज इसका कहता है, जहां उन मामलों से जिसके लिए धारा 413 द्वारा उपबंध किया गया है, भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादेश किया गया है, वहां दंडादेश देने वाला न्यायालय उस जेल या अन्य स्थान को जिसमें वह परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना तत्काल वारंट भेजेगा, और यदि अभियुक्त पहले से ही उस जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारंट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान में भिजवाएगा। तो ये कह रहा है कि भी निष्पादन मतलब कैसे करेंगे, उसको लागू कैसे कराएंगे? निष्पादन मतलब लागू कैसे कराएंगे? सजा तो दे दी, अब उसको जेल में भेजने की प्रक्रिया की बात कह रहे हैं कि कैसे लागू कराएंगे उस आदेश को।
तो ये कह रहा है धारा 413 द्वारा उपबंधित किया गया है भिन्न आधारों पे, उससे भिन्न आधार है उन आधारों पे, है ना, टेम्परेरी होता है उसमें, तो वो वाली बात छोड़ दी जाए। बाकी जो परमानेंट कुल मिला के फाइनली जब सजा हो जाती है उसके बारे में कह रहा है कि अगर जब किसी व्यक्ति को सजा हो गई है, न्याय मजिस्ट्रेट सामने या न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंडादेश पारित किया है, अब उस व्यक्ति को कुल मिला के जेल में सुपुर्द करना है, तो उसके लिए कह रहा है कि न्यायालय जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, उस जेल जहां भी उसको भेजना है, जिस जेल में भी उसको भेजना है वहां क्या भेजेगा, वहां वारंट जो है जारी करेगा उस जेल के लिए। किसके लिए जारी करेगा, किसके लिए जारी करेगा, उस जेल के लिए एक वारंट जारी करेगा, ये फलाना व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए। तो न्यायालय द्वारा क्या जारी करा जाएगा, वारंट जारी करा जाएगा या वारंट भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, जेल अधिकारी को भेजा जाएगा वारंट, कि इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाला। वारंट में मतलब सारी डिटेल रहती कि फलाना व्यक्ति है, फलाने केस में इसको इतनी इतनी सजा मिली है, तो वारंट का निष्पादन कराया जाएगा। कुल मिला के न्यायालय द्वारा वारंट भेजा जाएगा। अगर वो पहले से जेल में है तो कोई बात ही नहीं है। अगर जेल में पहले से नहीं है, पहले से जेल में कैसा होता है, पहले से जेल में ये होता है कि सुपुर्दगी के अधीन हो गया, वो विचारण चल रहा हो, न्यायालय ने जेल में डाल रखा हो, अब न्यायालय ने वारंट इशू कर दिया। तो देखिए दो तरीके कैदी जो होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। नॉर्मल जब कैदी जब विचारण के दौरान में जो कैदी रहते हैं तो उनको अलग तरीके से रखा जाता है, उनको अलग रखा जाता है, उनसे काम वगैरह नहीं कराया जाता, केवल वो रखे रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को सजा हो जाती है तो फिर जो जेल का रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनके हिसाब से फिर उनको रखा जाता है, ड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए तो फिर निष्पादन करने के लिए अगर भेजा जाता है, किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या भेज देगा, वारंट। कहाँ भेजेगा, जेल में भेजेगा। और जेल अधिकारी क्या करेगा, जेल अधिकारी उस वारंट के हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेगा, अगर वो पहले से जेल में। और अगर नहीं है जेल में तो क्या करा जाएगा, तो वो पहले से ही जेल में है तो उस स्थान में प्रावधान नहीं है, तो वारंट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान में भिजवाएगा। अगर नहीं है तो फिर भिजवाएगा, वारंट के साथ साथ भिजवाएगा। अगर वो पहले से जेल में नहीं है तो वारंट के साथ फिर उसके क्या करेगा, जेल में भिजवाएगा। फिर अगर पहले से है तो जेलर को भेज देगा, अगर पहले से नहीं है तो कुल मिलाकर उसके नाम वारंट जारी किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। सामान्यतः आपने पहले ही पढ़ा है कि जब भी न्यायालय जजमेंट सुनाता है तो पहले ही बुला लेता है कि आके जजमेंट, तो हाल की न्यायालय वारंट जारी कर देता है, वहीं की वहीं गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है वारंट के साथ। परंतु लिखा है इसमें कि परंतु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है, वहां वारंट तैयार करना या वारंट जेल को भेजा जाना आवश्यक ना होगा, और अभियुक्त को ऐसे स्थान में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे प्रारूद्ध किया जा सकता है। ये कह रहा है जो आपने पहले पढ़ा न्यायालय अवमानना की कार्रवाई है, या न्यायालय ने केवल इतना सजा दिया है कि भैया जब तक न्यायालय तब तक जो है आपको बंदी बनाया जाए, है ना, तो ऐसे अवधि में फिर वारंट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में ये कह रहा है कि जहां भी न्यायालय समझे वहां उसे निरुद्ध करा सकता है। तो जेल अब न्यायालय में भी जो है क्या बने रहते हैं, लॉकअप बने रहते हैं, न्यायालय में भी जो भी बाहर से कैदी आते हैं उनको बंद करके रखते हैं। तो वहां भी कर सकता है कि भैया 5 बजे तक इनको बंद करके रखो, 5 बजे छोड़ देना। तो ऐसे मामले में फिर वारंट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर न्यायालय कह सकता है कि भैया यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं खड़े रहो, पुलिस वाले खड़े तुम यहीं खड़े रहो, इनको कहीं नहीं जाने देना। तो ऐसे मामलों में फिर जब चूंकि 24 घंटे से भी कम की सजा है ना, और केवल उस न्यायालय ने आदेश दी कुछ घंटों की सजा है, घंटे ही मान लीजिए, कुछ घंटों की सजा है, न्यायालय ने सुबह मान लो 10 बजे कहा, बोले 5 बजे तक की तुम्हें सजा है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तो अगर ऐसी सजा दी तो फिर उसमें क्या वारंट जारी करना, तो ऐसे मामले में फिर वारंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है, जहां अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित नहीं है जब उसे ऐसे कारावास का दंडादेश दिया गया है जैसा उपधारा 1 में उल्लिखित है, वहां न्यायालय उसे जेल या ऐसे अन्य स्थान में जहां उसे प्रारूद्ध किया जाना है भेजने के प्रयोजन से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा, और ऐसे मामले में दंडादेश उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा। ये तो आप जानते ही कि अगर मान लो वो दंडादेश जब सजा सुनाई जा रही थी उस समय अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं था तो न्यायालय क्या करेगा, वही वारंट जारी करेगा, वारंट जारी करेगा, पुलिस अधिकारी को वारंट देगा, वारंट जाके वो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करके क्या करा जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर न्यायालय के निर्णय सुनाते समय वो व्यक्ति न्यायालय के समय किसी भी परिस्थिति हो सकता है, कोई वजह हो नहीं उपस्थित हो पाया या न्यायालय ने छूट दे रखी हो, बहुत सी वजह होती है, तो वो न्यायालय में नहीं था जब जजमेंट न्यायालय सुना रहा था, तो न्यायालय क्या करेगा, वारंट का निष्पादन करवाएगा, मतलब उसके नाम वारंट जारी करेगा, वारंट जारी करने के बाद उसे गिरफ्तार करवाया जाएगा, गिरफ्तार करके क्या कर दिया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा।
तो इसमें लिखा है कि उसकी जो गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा और ऐसे मामले में दंडादेश उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा। तो दंडादेश कब से प्रारंभ होगा? गिरफ्तारी की तारीख से। दंडादेश कब से प्रारंभ होगा? गिरफ्तारी की तारीख से। गिरफ्तारी की तारीख से, ये भी याद रखेंगे। अब ये कैसे गिरफ्तारी की तारीख, जैसे काउंट करना पड़ता है ना। अब जैसे मान लीजिए न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है, साल भर की सजा सुनाई है किसी व्यक्ति को, अब ये जनाब पता पड़ा 10 दिन बाद पकड़ में आते हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि न्यायालय ने जिस दिन जजमेंट सुनाया था उस दिन से काउंट करेंगे। जब जिस दिन ये पकड़े जाएंगे और जिस दिन इनको जेल भेजा जाएगा, मतलब गिरफ्तारी होगी, उसी दिन से इनकी सजा जो है काउंट की जाएगी। तो सजा काउंटिंग की बात कह रहा है, तो कब से काउंट की जाएगी इनकी? ये वो व्यक्ति जो बाद में पकड़े जाते हैं, तो जिस दिन से भी इनकी गिरफ्तारी होगी उस दिन से इनकी सजा काउंट की जाएगी। तो ये भी याद रखें, ये वो व्यक्ति थे जो न्यायालय में उपस्थित नहीं थे जब सजा सुना रहा था न्यायालय, बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये पकड़े जाते हैं। तो जब भी ये पकड़े जाएंगे या गिरफ्तारी होगी उस दिन से इनकी सजा को काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा, है ना। अब देखिए सेक्शन जो है आपका 419 क्या कहता है, देखिए 419 कैसा? निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। आज ये वारंट का निर्देशन निष्पादन के लिए ये कहता है, कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिसमें बंदी परिरुद्ध या निरुद्ध किया जाता है। जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वही बात है। ये कह रहा है कि निर्देशन किसको भेजा जाएगा, निर्देश किसको किया जाएगा। वारंट जो है, निर्देशन मतलब किसके नाम भेजा जाएगा। ये कह रहा है अगर वारंट जो किसी व्यक्ति को कारावास के दंडादेश का निष्पादन के लिए, प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। जेल के भारसाधक अधिकारी, अधिकारी के नाम निर्दिष्ट होगा। तो किसके नाम निर्दिष्ट होगा वारंट? जेल का जो भारसाधक अधिकारी होता है, कुल मिला के जेलर के नाम से निकाला जाएगा कि भैया जो फलाना व्यक्ति है इसके जो है गिरफ्तारी कराई जाए। तो ऊपर जैसे पुलिस वालों का नाम लिखा रहता है, जब गिरफ्तारी का वारंट होता है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें पुलिस वालों का नाम लिखा रहता है कि कौन सा पुलिस वाला गिरफ्तार करेगा, है ना, किस व्यक्ति को गिरफ्तार करना। ऐसे ही जब जेल के नाम निकाला जाएगा, उसको जेल भेजना है तो उसमें जेलर का नाम रहेगा, नीचे रहेगा कौन सा व्यक्ति की जेल में डालना है, उसकी पहचान हुलिया सब रहेगा, है ना। तो उस तरीके से जो है उसकी बात कह रहा है। तो जब जेल में डालने की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है जेल का जो भारसाधक अधिकारी होता है या जेलर कह लीजिए, उसके नाम से वारंट जारी किया जाएगा। 420 कहता है, सेक्शन 420 कहता है वारंट किसको सौंपा जाएगा। ये कह रहा है भाई वारंट किसको सौंपा जाए, जिससे निष्पादन कराना उसको सौंपा जाएगा। देखिए कह रहा है जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया जाना है तब वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। ये लिखा है ना कि किसको सौंपा जाएगा, अगर जेल में है बंदी, बंदी जेल में है, स्वाभाविक सी बात है किसको सौंपा जाएगा, जेलर को सौंपा जाएगा। क्योंकि जेलर के नाम जब स्वाभाविक जेलर के नाम जब वारंट है तो जेलर को ही सौंपा जाएगा। अगर बंदी जेल में है तो किसके नाम सौंपा जाएगा, जेलर के नाम सौंपा जाएगा अगर जेल में है। स्पष्ट लिखा है कि अगर जेल में है तो फिर जेलर के नाम सौंपा जाएगा, और अगर जेल में नहीं है तो जेल में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी के नाम निकाला जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जेलर थोड़ी ना जाएगा गिरफ्तार करने तो पुलिस ही जाएगी। अगर मान लो वो पहले से ही जेल में है, अब पहले से जेल में कैसे होगा, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि विचारण चल रहा था और न्यायालय को लगता है कि ये व्यक्ति जो है बाहर रहना इसका ठीक नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, सजा नहीं हुई। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अंडर ट्रायल जो होते हैं जेल में रहते हैं, न्यायिक अभिरक्षा में रहते हैं, आप जानते हो ना। तो वो वाला व्यक्ति है कि न्यायिक अभिरक्षा में है, अभी जेल में है, अभी उसकी सजा नहीं हुई लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में इसी दृष्टि से कि भाई जरूरी लगता है न्यायालय को, तो न्यायालय ने उसको न्यायिक अभिरक्षा में रखा। अब ऐसे मामले में उसे सजा हो जाती है, तो ऐसे मामले में भी जो वारंट ये तो जारी करेगा उसको जेल में डालने के लिए, चूंकि भले ही वो पहले से जेल में था लेकिन चूंकि पहले अभिरक्षा में था, न्यायिक अभिरक्षा में था, अब वो पर्टिकुलर अब सजा भोगेगा वहां, तो उसके लिए भी फिर न्यायालय वारंट जारी करता है। तो ऐसे में जो वारंट जारी करता है न्यायालय, वो जेलर के नाम, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी जेल में है, इसीलिए वारंट किसके नाम जारी किया जाएगा, जेलर के नाम। और मान लो जेलर जेल में ना हो तो
तो स्वाभाविक सी बात है, फिर जब जेल में नहीं होगा या अभिरक्षा के अधीन वो जेल में नहीं था, तो ये बात स्वाभाविक सी है कि फिर उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब गिरफ्तारी की बात आएगी तो ऐसे में फिर जो वारंट जारी किया जाएगा वो पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाएगा, है ना, क्योंकि गिरफ्तारी कौन करेगी, पुलिस अधिकारी करेगा ना, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो सकता, गिरफ्तारी कौन कर सकता है, आपने पढ़ा ही है कि गिरफ्तारी कोई भी व्यक्ति नहीं, या तो कोई साधारणतः तो पुलिस वाले ही करते हैं, लेकिन अगर न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है वो भी कर सकता है। तो जिसको भी न्यायालय वारंट इशू करना चाहे उसको नाम हो सकता है, साधारण से पुलिस वालों का ही नाम जारी किया जाता है, या फिर न्यायालय का कोई अधिकारी हो सकता है उसके नाम भी वारंट जारी किया जा सकता है कि भैया तुम जाके पकड़ के ले आओ, है ना। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, पुलिस वालों ही गिरफ्तार करते हैं, है ना। तो जो पुलिस अधिकारी जो है उसके नाम, फिर अगर वो पहले से जेल में नहीं है तो जब गिरफ्तारी करने वाली बात आती है तब, अगर पहले से जेल में है तो फिर जेलर के नाम। अब देखिए जुर्माने का उद्ग्रहण, मतलब जुर्माना कैसे वसूल किया जाएगा। ये जो टॉपिक है 421 है, ये जुर्माने के बारे में कहता है कि भाई जुर्माना जो है कैसे वसूल किया जाएगा। ये देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि जब किसी अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित प्रकारों में से किसी या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है। ये कह रहा है जब किसी व्यक्ति को जुर्माने से दंडादेश किया जाता है तो न्यायालय नीचे दो प्रक्रियाएं लगी हैं, केवल जुर्माने, ये कौन सी बात कह रहा है, कब केवल किसी व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जाता है, जुर्माने से, केवल जुर्माने की सजा हुई है यहाँ, उसको सजा केवल जुर्माना लगाया है न्यायालय ने। और ऐसे मामले में अगर जुर्माना वसूल करना हो तो न्यायालय क्या करेगा, देखिए इसमें भी ये कहता है अपराधी की किसी जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्धृत करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। कुल मिला के संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, संपत्ति की कुर्की या विक्रय, तो कैसे कर सकता है, संपत्ति की कुर्की या विक्रय का वारंट जारी करके। तो वारंट तो जारी होते ही है, वो आदेश है, वारंट मतलब क्या होता है, आदेश। तो न्यायालय संपत्ति की कुर्की या विक्रय का आदेश या वारंट जारी करके क्या कर सकता है, उसकी जुर्माने की रकम वसूल सकता है, उसकी संपत्ति कुर्क कर सकता है। कब, जब वो जुर्माना, ये वो स्थिति है जब वो जुर्माना देता नहीं है। तो न्यायालय वसूलने की बात कब आती है, वसूलने की बात तो तभी आती है ना जब सामने वाला देने को तैयार नहीं है, तभी तो वसूला जाएगा। नॉर्मली अगर दे रहा है तो फिर वसूलने की क्या जरूरत है। तो ये वो वाली प्रक्रिया है कि जब जुर्माना न्यायालय ने लगाया और ये देने को तैयार नहीं है तो न्यायालय क्या करेगा, सबसे पहले न्यायालय उसकी संपत्ति की कुर्की कर सकता है या उसका विक्रय के द्वारा है क्या कर सकता है, जुर्माने की जो भी रकम है उसको वसूल सकता है। दूसरा कहता है व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों में भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्धृत करने के लिए जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी कर सकता है। व्यतिक्रम की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों से भू राजस्व की बकाया के रूप में किसी रकम, ये कह रहा है भू राजस्व की बकाया के रूप में जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति यहाँ है। व्यतिक्रम की जंगम या स्थावर, जंगम या स्थावर, कोई भी संपत्ति हो सकती, जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है, ऐसी कोई संपत्ति अगर उसके पास है, या दोनों से भू राजस्व की बकाया के रूप में, स्थावर संपत्ति जो उसको कैसे वसूल सकता है, भू राजस्व के रूप में, भू राजस्व की बकाया के रूप में कलेक्टर के माध्यम से। देखिए जब भी जुर्माने की वसूली की बात आती है और जब जुर्माने को भू राजस्व के रूप में वसूलना होता है तो वहां जो वसूली का काम है कलेक्टर के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो यहाँ कलेक्टर को आदेश दे सकता है कि भैया इसकी जो रकम है, इसकी जो संपत्ति है, उससे जो है जुर्माने की जो रकम को निकालना है वो भू राजस्व के जैसे वसूल करना है, तो फिर कलेक्टर के माध्यम से क्या किया जाएगा, वसूली का आदेश दिया जाएगा। तो कलेक्टर भी क्या करेगा, कलेक्टर भी यही करेगा, संपत्ति कुर्की विक्रय वगैरह करा करके क्या कर सकता है, उसको वसूल सकता है। कैसे वसूल सकता है, भू राजस्व के रूप में उसे वसूला जा सकता है। तो भू राजस्व के रूप में वसूल सकते हैं, जो उन पे भू राजस्व लगता है उसके रूप में वसूल लेंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर लास्ट में कुर्की वगैरह
संपत्ति की विक्रय वगैरह करके क्या कर दिया जा सकता है, वसूला जा सकता है। तो दोनों तरीके से वसूल सकते हैं, संपत्ति की कुर्की विक्रय कर सकता है न्यायालय, या फिर भू राजस्व के रूप में अगर वसूल है तो कलेक्टर को आदेशित कर सकता है कि इस व्यक्ति से जो जुर्माना है वो भू राजस्व की जैसे जो है वसूल किया जाए, चाहे जो सी संपत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, चल हो या अचल हो। जंगम स्थावर मतलब चल अचल, चाहे जैसी संपत्ति हो, उससे क्या किया जा सकता है, भू राजस्व के रूप में कलेक्टर के द्वारा वसूला जा सकता है। ऐसा आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से जो है संपत्ति का जो जुर्माना है वसूला जा सकता है। ये बात ध्यान में रखना कि जब भी राशि भू राजस्व के रूप में हो तो उसकी वसूली फिर कलेक्टर के माध्यम से की जाती है, ये आपको याद रखना है ना। जहां भू राजस्व शब्द आएगा वहां कलेक्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, परंतु कहता है, परंतु यदि दंडादेश निर्दिष्ट करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा, और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक न जारी करेगा जब तक वह विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे ऐसा करना आवश्यक समझे न समझे, अथवा जब तक उसमें जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 357 के अधीन आदेश न किया गया हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने पढ़ा ही होगा कि अगर उसमें सजा है कि भाई जुर्माना की सजा भले ही जुर्माने की हुई है, साथ में ये लिखा है कि अगर आप जुर्माना जो है नहीं चुकाते हैं तो आपको मान लो 15 दिन की या 1 माह की सजा होगी, ऐसा प्रोविजन किया। जुर्माने की सजा है केवल, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि अगर आप जुर्माने का संदाय नहीं करेंगे तो बोले आप 1 माह की सजा काटना पड़ेगी। कई जगह लिखा रहता ना, सजा तो नॉर्मल जुर्माने की है, लेकिन एक सजा 1 माह की ऑप्शनल तब है कि जब आप जुर्माना नहीं दोगे तब आपको 1 माह की सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इस तरीके की सजा है और अगर 1 माह की उसने जुर्माना भी नहीं दिया और 1 माह की सजा उसने काट ली है, तो फिर ऐसे में जो है न्यायालय जो है वसूली के लिए फिर आदेश पारित नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा में जो है सजा काट ही ली है। तो इस तरीके से न्यायालय क्या है, फिर जो है वसूली के लिए जो आदेश जो न्यायालय है वारंट जो है वो जारी नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब उसने सजा काट ली है तो फिर वसूली का कोई आधार ही नहीं बनता है। तो इसीलिए कह रहा है कि हाँ, अगर आदेश जारी भी करना है न्यायालय को तो विशिष्ट कारण उसको लिखना पड़ेंगे कि किन विशिष्ट कारणों से वो वसूली आवश्यक समझता है सजा काटने के बाद भी। तो किन विशिष्ट कारणों से वो वसूली समझता है आवश्यक, तो उन मामलों में उसे कारण लिखने पड़ेंगे। अगर वो चाहता है कि नहीं सजा के बाद भी वसूली जरूरी है, कुछ मैटर हो सकते हैं जहां वसूली हो के बड़े जरूरी हो, तो उस मैटर में सरकार जो न्यायालय है उसको विशिष्ट कारण या कह लीजिए विशेष कारण जो भी है वो लिखने पड़ेंगे। वरना जो व्यक्ति ने सजा काट ली है जुर्माना ना देने के बदले में, उससे फिर जो है न्यायालय दोबारा से वसूली नहीं करेगा, फिर उसके लिए वसूली का आदेश जो है नहीं दिया जाएगा, वारंट जो है जारी नहीं किया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कहता है इसमें, दूसरा कहता है राज्य सरकार उस रीति को विनियमित करने के लिए जिसमें उपधारा 1 के खंड का के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने हैं, और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्की की किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों से संबंधित अवधारण के लिए नियम बना सकती है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सरकार, कौन सरकार, राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। सरकार जो है राज्य सरकार काय के बारे में नियम बना रही, ये इसके बारे में नियम बना रही कि भैया इनकी जुर्माने की रकम इन्होंने जो है भरा नहीं, उसकी वजह तो इनकी संपत्ति जो होगी कुर्की होगी विक्रय होगी। अब कुर्की विक्रय हो रही है, उसमें कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है जो अपना दावा करता है कि भैया ये संपत्ति तो इनकी है ही नहीं, ये संपत्ति तो हमारी है, आप कैसे कुर्क कर रहे हो। मान लो एक ही संपत्ति थी, एक को जो है एक को जुर्माना लगाया गया है, अब इसकी संपत्ति को कुर्क करना है, इसकी संपत्ति को कुर्क करना है। और ये मान लीजिए संपत्ति है कोई, ये संपत्ति खेत है मान लीजिए ए का, अब इस संपत्ति को कुर्क करना है, इस खेत को कुर्क करना है, और बी आ गया भैया कि भाई साहब ये तो हमारा खेत है। बी अपना हकदार मारा है कि भैया आप कैसे कर लोगे, ये तो हमारा है, ए का थोड़ी ना है। अब वो अपना हक दिखा रहा है कि भैया ये तो हमारा है। अब हमारा है तो किस वजह से हमारा, बहुत सी वजह हो सकती है, इनके नाम हो सकता है वो कहे कि भैया हमने इनको पैसे दे दिए पूरे खरीद लिया, बस वो तो हमने बोला लिखना बाकी था, बस पैसा वैसा सब दे चुके, खरीदना है तो हमारा राइट बनता है, तो कहाँ से बिक जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके के कई राइट हो सकते हैं कि भैया हमारा, या फिर ये कह सकता है कि साहब हमारा पैसा लिए बैठा था, अब हमारे ये बंधक रखा हुआ, बोले इसको कैसे करोगे। तो बहुत सारी वजह हो सकती है अपने टाइटल के बारे में, तो ये कह सकता है कि भैया ये हमारा हक है, इसको नहीं। तो ये इसका निराकरण की बात कह रहा है कि इस बात का निराकरण
करने के लिए नियम बना सकती है राज्य सरकार कि भाई इनका मामला कैसे निपटाया जाएगा, कैसे निराकरण करा जाएगा। तो इसके बारे में नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार नियम बना सकती है। जब ऐसी विवाद की स्थिति आती है तो ऐसे में जो थर्ड पार्टी है उसका निराकरण कैसे किया जाएगा? तो पहले उसका निराकरण होगा तभी तो, पहले बी का निराकरण होगा तभी तो इसकी कुर्की विक्रय होगा, क्योंकि विवादित होगी ना। तो पहले इसका विक्रय कैसे किया जाएगा, वो निराकरण वगैरह, उसके बारे में नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है जहां न्यायालय कलेक्टर को उपधारा 1 के खंड खा के अधीन वारंट जारी करता है, वहां कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो, परंतु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित न किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया जब कलेक्टर साहब को आदेश दिया जाता है कि उस रकम को वसूलिए आप, तो कलेक्टर ऐसे ही वसूलेगा जैसे कि भू राजस्व वसूला जाता है। जैसे किसानों से भू राजस्व लिया जाता है, लगान लिया जाता है ना, उसी हिसाब से फिर जो है कलेक्टर क्या करेगा? भू राजस्व के रूप में उसको वसूल करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि अब कलेक्टर भू राजस्व के रूप में वसूल करने का आदेश दे रहा है कि भाई ये भू राजस्व है, आप भरिए। मतलब जैसे भू राजस्व भराया जाता है ना इनको, वैसे ही कलेक्टर इन पे जो है तामील करवाएगा कि भैया भू राजस्व के साथ साथ ये रकम है, तो वो वसूल आपको क्या है, जमा वगैरह करनी है। ऐसे कलेक्टर इनको आदेश देगा। अब मान लीजिए कलेक्टर के आदेश का भी पालन नहीं किया उन्होंने, जो कलेक्टर ने तामील कराया कि भैया भू राजस्व की बकाया है और साथ में आपका जो जुर्माना है ये भी भू राजस्व के जैसे वसूलना है। अब उन्होंने कलेक्टर के आदेश का निष्पादन नहीं किया, मतलब तब भी जमा नहीं किया, तो इस आदेश के विरोध में कि साहब इन्होंने कलेक्टर के आदेश का जो है पालन नहीं किया, इसके लिए फिर उनको जेल में नहीं डाला जाएगा कि भाई ये कलेक्टर का आदेश तो कलेक्टर अलग से निकाल दे कि साहब जेल भेजो। तो उस मामले में जेल नहीं भेजा जाएगा कि भाई कलेक्टर साहब ने वारंट निकाला है और ये कलेक्टर साहब वसूली कर रहे थे भू राजस्व के रूप में और इन्होंने नहीं दिया, तो फिर कलेक्टर दोबारा से जेल का आदेश नहीं निकालेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पहले से जेल का आदेश रहता ही है। तो यहाँ कलेक्टर जो है जेल का आदेश नहीं निकालेगा कि भाई भू राजस्व नहीं वसूल पा रहे, तो भू राजस्व भी कौन सा, जो जुर्माने वाला भू राजस्व की तरह वसूलता है, भू राजस्व नहीं है मोस्टली, भू राजस्व की तरह वसूलता है। तो ऐसे में कलेक्टर इस तरीके का आदेश पारित नहीं करेगा कि भैया आप जेल वसूल नहीं पा रहे तो बोले जेल भेज दो, तो ठीक है, वो वाली कार्रवाई फिर इस मैटर में नहीं होगी, क्योंकि वो न्यायालय के आदेश के अधीन हो रहा था ना, तो इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब देखिए सेक्शन 422। कहता है ऐसे वारंट का प्रभाव, ये कह रहा है वारंट का क्या प्रभाव होगा, वारंट का प्रभाव। ये कहता है किसी न्यायालय द्वारा धारा 421 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन जारी किया गया कोई वारंट उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर निष्पादित किया जा सकता है, और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाए या पृष्ठांकित कर दिया जाए। ये सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्की या विक्रय का आदेश देता है तो सब सामान्यतः तो उसकी जो अधिकारिता है वहां तो वो निष्पादित हो ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्रता में है, मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है उसकी न्यायालय की अधिकारिता ये है, तो इस एरिया में वो कहीं भी करा सकता है। अब मान लीजिए ये ए डिस्ट्रिक्ट है और ये बी डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे बी है, अब यहाँ कराना है उसे दूसरी स्टेट में, ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, मतलब स्टेट थोड़ी, ये जिला कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट है या जिला है, ये ए जिला है और ये बी जिला है। अब ये दूसरे जिले में कराना है, ऐसे यहाँ ना करा के उसकी संपत्ति यहाँ है, अब इस संपत्ति को कराना है न्यायालय को, तो इस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो न्यायालय की अधिकारिता है तो करा ही सकता है। अब यहाँ कराना है तो यहाँ पे कैसे कराएगा, यहाँ पे अगर कराना है तो वहां का जिला मजिस्ट्रेट, कौन की अनुमति से, जिला मजिस्ट्रेट, ये आपको याद रखना है, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से कराया जा सकता है। उस मामले में जिला मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, उसको निष्पादित करेगा, यानी उस पर अपनी टीप लगा देगा, उसके बाद उसकी संपत्ति का निष्पादन कराया, वो मतलब उसका क्या कराया जा सकता है, कुर्की वगैरह कराई जा सकती है। तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाती है पृष्ठांकित कर, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर, ये याद रखना है आपको कि अन्य जिले में अगर कराना हो तो जिला मजिस्ट्रेट का पृष्ठांकन आवश्यक है। मतलब न्यायालय, जिस न्यायालय ने आदेश दिया है वो उस जिले के किसको भेजेगा आदेश,
जो दूसरा जिला है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जिला मजिस्ट्रेट उसे पढ़ेगा, उसमें पढ़ने के बाद उसको मतलब पृष्ठांकित का मतलब है अनुमति दे देगा, तो पृष्ठांकित कर देगा, उस पर साइन कर देगा, यानी अनुमति दे दी। तो उसकी अनुमति से यानी जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से या पृष्ठांकन के साथ ही क्या कराया जा सकता है, दूसरे जिले में अगर उसकी संपत्ति है किसी व्यक्ति को तो उसको कुर्क कराया जा सकता है। तो आपको याद रखने वाली बात बस यही है कि जिला मजिस्ट्रेट के पृष्ठांकन से अन्य जिले की अगर बात करें तो खुद के जिले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर अन्य जिले में कराना है जो अन्य अधिकारिता के मजिस्ट्रेट में आता है तो फिर वहां के जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा आदेश कुर्की का विक्रय का, वो मजिस्ट्रेट उसको पृष्ठांकित करेगा या मान लो अनुमति देगा, अनुमति देने के बाद ही उसका क्या किया जा सकता है, उसका कुर्की या विक्रय कराया जा सकता है। अब देखिए अगला 423 क्या कहता है, 423 कहता है जुर्माने के उद्घरण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। ये कह रहा है कि जुर्माने की वसूली के लिए अब इस संहिता का ही विस्तार नहीं है, मतलब सीआरपीसी ही लागू नहीं होती और वहां आपको कराना है तो कैसे करेंगे, मतलब आप किसी ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां आप अपनी सीआरपीसी लागू है ही नहीं और वहां पे आपको अगर निष्पादन कराना तो क्या करेंगे, वो इसमें दिया है। ये कहता है इस संहिता में या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराध को किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी दंड न्यायालय द्वारा जुर्माना देने या दंडादेश दिया गया है और दंडादेश देने वाला न्यायालय ऐसी रकम को भू राजस्व की बकाया के तौर पर उद्धृत करने के लिए उस राज्य क्षेत्र के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारंट जारी कर सकता है, तब ऐसा वारंट उस राज्य क्षेत्रों के जिस पर इस संहिता का विस्तार है किसी न्यायालय द्वारा धारा 421 की उपधारा 1 के खंड खा के अधीन जारी किया गया वारंट समझा जाएगा और तदनुसार ऐसे वारंट के निष्पादन के बारे में इस धारा की उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे। तो सेम वही बात है ऊपर वाली, भले ही लागू ना हो। ये कह रहा है जुर्माने के उद्घरण के लिए किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। तो इसमें भी वही सेम जो ऊपर प्रोसेस पढ़ते हैं वही प्रोसेस इसमें भी होगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां संहिता का विस्तार नहीं है वहां पे आपको लागू कराना है, वहां पे परिवर्तन कराना है, किस बात का कुर्की वगैरह करानी है उसके, वो भी कुर्की भू राजस्व वगैरह की भांति करानी है, तो वहां के क्या है जिला एक मिनट किसी न्यायालय कौन सा भू राजस्व की बकाया उद्धृत राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए कलेक्टर के माध्यम कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए, यहां भू राजस्व की बात आएगी, प्राधिकृत करते हुए, तो वहां कुल मिला के कलेक्टर वगैरह के माध्यम से कराया जाएगा। उस राज्य क्षेत्र में जहां भी वो कलेक्टर होता है उस कलेक्टर को भेजा जाएगा वारंट और वहां से उस कलेक्टर के माध्यम से भू राजस्व के रूप में क्या कराया जाएगा, वसूली की जाएगी भू राजस्व के रूप में, राजस्व के रूप में। जो ऊपर पड़ा है सेम वही है। अगर मान लीजिए संहिता का विस्तार नहीं तो भी कुल फिर कैसे होगी, फिर कलेक्टर के माध्यम से होगा। सीधा सीधा बात है कि कलेक्टर के माध्यम से फिर क्या किया जाएगा, वसूली की जाएगी। भू राजस्व के रूप में वसूल करना है तो कलेक्टर के माध्यम से वसूली की जाएगी, तो ये याद रखना है। अब कहता है 424 क्या कहते हैं देखिए, 424 कहता है कारावास के दंडादेश का निष्पादन का निलंबन। ये निलंबन है, निलंबन मतलब रोका जाना, आदेश का रोका जाना है। ये कह रहा है पहला, जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माने देने के व्यतिक्रम होने का कारावास का दंड दे दिया और जुर्माना तत्काल नहीं दिया जाता है तब न्यायालय, ये कह रहा है कि भाई तत्काल जुर्माना नहीं देता अगर कोई व्यक्ति तो फिर स्वाभाविक सी बात है उसको जेल में डालना पड़ेगा, है ना। तो उसके बारे में कह रहा है जो आईपीसी में पढ़ा है अपने पढ़ेंगे या फिर, तो तत्काल अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं जमा करता तो फिर कैसे उसको जेल में डाला जाएगा, उसके बारे में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर केवल और केवल जुर्माने से दंडित किया जाता है और वो अपना जो है जुर्माने की रकम तत्काल जमा नहीं करता है तो स्वाभाविक सी बात है उसको जेल में डालना पड़ेगा। तो कैसे डालेंगे वो नीचे बताया है जो आईपीसी में, सेम वही बात यहाँ है। देखिए आदेश दे सकता है कि जुर्माना या तो ऐसी तारीख को या उसके पहले जो आदेश की तारीख से 30 दिन के अधिक बाद का ना हो पूर्णतः संदेह होगा, या 2 या 3 किस्तों में संदेह होगा जिसमें पहली किस्त ऐसी तारीख को या उसमें उससे पहले संदेह होगी
और आदेश की तारीख से 30 दिन की अधिक बाद की ना होगी, और अन्य किस्त या किस्तें यथास्थिति 30 दिन के अनधिक के अंतराल या अंतरालों पर संदेह होंगी या होगी। अब ये कह रहा है अगर मान लो कोई व्यक्ति तत्काल जुर्माना नहीं दे पाता, स्वाभाविक सी बात है, कोई को अगर जुर्माना न्यायालय ने सुनाया है, अब मान लो ज्यादा जुर्माना सुना दिया है, तो उसको क्या है पैसों की जो है वसूली मतलब व्यवस्था करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है न्यायालय आदेश इस तरीके का दे सकता है कि 30 दिन से अंदर 30 दिन के अंदर क्या करेगा, वो जुर्माना जमा करेगा। पहला तो नियम यही कह रहा है कि भैया वो 30 दिन का टाइम दे देगा न्यायालय, कि भैया 30 दिन के भीतर आप न्यायालय में जो है जुर्माने की रकम को जमा कर दें। अब जुर्माने की रकम जमा कर दें, अब मान लो ज्यादा जुर्माना है तो न्यायालय कह सकता है एक किस्त, दो किस्त या तीन किस्त, एक, दो या तीन, कैसी भी कर सकता है न्यायालय भैया कि एक या दो या तीन जैसी भी निर्धारित करे कि भैया एक ही बार में जमा करो, 2 बार में जमा कर दो आधा आधा करके, या 3 बार में, ज्यादा बड़ा जुर्माना है तो कह सकता है न्यायालय भैया 3 बार में उसको जमा कर दो। और पहली किस्त कब देना ये भी निर्धारित कर देगा न्यायालय कि भैया पहली किस्त आपको इतने दिनों के भीतर जमा करना है, और दूसरी किस्त कब करना है इसके बारे में भी न्यायालय निर्धारित कर सकता है कि भाई 30 दिन के अंतर से कर दो, या एक ही महीने में करना है तो एक ही महीने में करो, कौन कौन सी, या 10-10 दिन बाद करो। तो ऐसा न्यायालय ऑप्शन दे सकता है कि भैया किस्तों में कर दीजिए और 30 दिन के भीतर करना पड़ेगा, और कैसे कैसे किस्तें देना उसके बारे में कुल मिला के न्यायालय प्रोविजन कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर मामले में न्यायालय किस्तें, अगर कोई बड़ी रकम होती तो न्यायालय किस्तों में देने की कह सकता है कि भाई ये बड़ी रकम है, आप इकट्ठा नहीं दे पाओगे, अब 10 लाख का किसी पे जुर्माना कर दिया, 20 लाख का कर दिया बेचारे पे, अब वो कैसे करेगा, तो न्यायालय कह सकता है एक काम करो 3 या 4 किस्तों में दे देना, 5-5 लाख करके दे दो, हर महीने देते रहना। तो इस तरीके से न्यायालय ऑप्शन कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के किस्तों में देने का भी ऑप्शन न्यायालय कर सकता है। दूसरा कहता है बी, कारावास के दंडादेश का निष्पादन निलंबित कर सकता है और अपराधी द्वारा प्रतिभूओं सहित या रहित जैसा न्यायालय ठीक समझे इस शर्त का बंधपत्र निष्पादित किए जाने के कर की यथास्थिति जुर्माने या उसकी किस्तों की तारीख या तारीखों को वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा और अपराधी को छोड़ सकता है, और यदि यथास्थिति जुर्माने का या किसी किस्त की रकम पर उस तारीख को या उसके पूर्व वह आदेश के अधीन संदेह हो प्राप्त न हो तो न्यायालय कारावास के दंडादेश को तुरंत निष्पादित किए जाने का आदेश दे सकता है। अब ये दूसरा कह रहा है कि भैया उसको क्या कर सकता है, न्यायालय छोड़ सकता है। कैसे छोड़ सकता है कि न्यायालय को लगा कि भैया अब जब इसको जिसने जो है पैसा जमा नहीं किया या जुर्माना जमा नहीं किया, स्वाभाविक सी बात है जेल में डाला जाएगा, तो न्यायालय को लगता भी जेल में डालने की जरूरत नहीं, बंद पत्र भरवा लेगा, एक बंद पत्र भरवा के छोड़ सकता है। बंद पत्र में यही शर्तें रहेंगी कि भैया आपकी 3 किस्तें हमने निश्चित कर दी हैं, ये 3 किस्तें जो है आप टाइम टाइम पे देते रहना, जब भी न्यायालय में आपको बुलाया जाएगा तब आप हाजिर होंगे और हाजिर होकर अपनी किस्त जमा करेंगे। और अगर आपने एक भी किस्त क्या किया मतलब चुकाई नहीं या न्यायालय में नहीं आए, तो न्यायालय जो है आपका जो आदेश दिया है, जो रोका है आपका कारावास में आपको नहीं भेजा है, न्यायालय आपके लिए क्या करेगा फिर, अगर आप किस्तों में डिले करोगे या नहीं जमा करोगे, एक किस्त जमा करी दूसरे में आई नहीं, तो ऐसे में न्यायालय क्या करेगा, जो कारावास का आदेश दिया था उसको परिवर्तित कर देगा, है ना। तो ऐसे बंद पत्र भरवा कर भी उसे छोड़ा जा सकता है। शर्त बस वही है कि भैया अपना टाइम पे जमा करते रहना, नहीं आएगा तो न्यायालय क्या करेगा, फिर उसको उठा के जेल में भेज देगा। तो इस तरीके का एक बंद पत्र मतलब एक शर्त लिख लेगा, एग्रीमेंट लिख लेगा, उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा कि भैया अपना टाइम टू टाइम जो है जुर्माना चुकाते रहना, नहीं चुकाओगे तो उठा के जेल में डाल देगा। अब देखिए दूसरा क्या कहता है इसका, ये पहला था और दूसरा इसमें है उपधारा 1 के उपबंध किसी ऐसे मामले में भी लागू होंगे जिसमें ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश किया गया है जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है और पर तुरंत नहीं दिया गया है, और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है इस उपधारा में निर्दिष्ट बंद पत्र लिखने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यायालय कारावास का दंडादेश तुरंत पारित कर सकता है। ये कह रहा है कि भैया जो उपधारा जो 2 कह रही है कि भैया उपधारा 1 के उपबंध किसी ऐसे मामलों को भी लागू होंगे जो ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश किया गया है। तो कुल मिलाकर कोई भी मामला हो सकता है जो धन के संदाय के लिए, धन के संदाय
के लिए, देखिए धन के संदाय के लिए कई और आदेश भी न्यायालय जारी करता है, केवल जुर्माने के रूप में नहीं, कई और जहां धन वसूलना हो, जहां जुर्माना तो वसूलना वो तो है ही, इसके अलावा किसी व्यक्ति से धन वगैरह वसूलना, कोई ऐसे मैटर होते हैं जहां वही सजा होती है, साज में लोग न्यायालय ने जो है धन के या पैसों की जो है वसूली के लिए लगा रखा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई किसी पे जुर्माना लगाया था या वसूली के लिए लगाया था, तो उसमें भी न्यायालय इस तरीके का आदेश पारित कर सकता है। मान लो 125 का आदेश न्यायालय देता है, उसमें पति से वसूलना पैसे, तो उसमें भी कह रहा है इसमें भी ये नियम लागू होगा। बंद पत्र भरवा लेंगे कि भैया किस्तें भरते रहना, आ जाना, नहीं आओगे तो फिर जेल जाओगे। तो उस तरीके के आदेश होते हैं, कई और आदेश होते हैं जहां धन वसूलता है न्यायालय। अब उस मामलों में भी ये वाले जो नियम अपन ने पढ़े हैं वो नियम लागू होंगे। वो मतलब उसमें भी बॉन्ड भरवा लेगा, कहेगा कि भैया टाइम पे चुकाते रहना, नहीं चुकाओगे तो जेल जाओगे। तो उस तरीके के आदेश उसमें भी लागू होंगे। तो मतलब अलग से नियम कोई नहीं है, यही नियम वहां भी लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी न्यायालय किस्त वगैरह निश्चित कर सकता है, तय कर देगा कि भैया किस्तें जो है अपनी टाइम पे भरते रहना, अगर कोई किस्त में चूक करी तो फिर क्या करोगे, फिर न्यायालय क्या करेगा, फिर जेल भेज देगा न्यायालय। तो इस तरीके का जो है आदेश न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो अलग से कोई नियम नहीं है, यही नियम जो है वहां भी फॉलो किए जाएंगे। अन्य धन संबंधी जो वसूली संबंधी जो बात है, वहां यही नियम जो है फॉलो किए जाएंगे। अब देखिए अब सेक्शन जो है आपका 425 है, ये है निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध। ये साधारण उपबंध है, निष्पादन कैसे किया जाता है उसके बारे में सेक्शन जो है आपका 425। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है वारंट कौन जारी करेगा। 425 कहता है वारंट कौन जारी करेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, आप जानते ही होंगे भैया वारंट कौन जारी करता है, वारंट कौन जारी करेगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है। ये तो आप जानते हैं कि भैया वारंट कौन जारी करता है, जिस न्यायालय ने आदेश दिया है वही न्यायालय क्या करता है, वारंट जारी कर सकता है, या उसका पद उत्तरवर्ती जारी कर सकता है, मतलब जो भी उसकी जगह आता है, जो उसका पद ग्रहण करता है या उसके पद पर बैठा है उसी रैंक का कोई भी मजिस्ट्रेट है वो जारी कर सकता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, जिस न्यायालय ने आदेश पारित किया है, जिस न्यायालय ने या मजिस्ट्रेट ने, एक ही बात है, न्यायालय मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया है, आदेश पारित किया है, उसी के द्वारा जो है क्या जारी किया जाएगा, वारंट वगैरह जारी किया, या उसका पद उत्तरवर्ती हो सकता है ना। पद उत्तरवर्ती का मतलब ये है कि भाई इन जज साहब थे, अब इन्होंने आदेश पारित किया था, इनका ट्रांसफर हुआ, इनकी जगह कोई आया बैठ गया, या छुट्टी पे चले गए और दूसरा मजिस्ट्रेट आया इनकी जगह बैठा, उसी पद की बात होती ना, तो उसी पद पर बैठा तो वो भी जारी कर सकता है ना। तो न्यायालय की बात होती है, मजिस्ट्रेट की बात होती है, न्यायालय है, उस न्यायालय ने जारी किया था, उसकी जगह जो भी बैठा हो वो मजिस्ट्रेट जो है क्या कार्य जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। तो जिसने आदेश दिया है कुल मिला के वो वारंट जारी कर सकता है। अब देखिए 426 है आपका निकल भागे सिद्ध दोष का दंडादेश कब प्रभावी होगा। ये कह रहे निकल भागे जो भाग जाते हैं छोड़ के, उनका दंडादेश कब से लागू होगा। ये कह रहा है निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा, दंडादेश कब प्रभावशील होगा। ये कह रहा है भाई दंडादेश कब प्रभावशील होगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ये कहता है पहला, जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास का या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसे दंडादेश इसमें इसके पूर्व अंतर्वर्ती उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति निकल भागा है, वो सिद्ध दोष है, इस संहिता के अधीन मृत्युदंड और आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया गया। काय काय का दिया गया है, मृत्यु दंडादेश, मृत्यु या आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया गया है। तो कैसे प्रभावी होगा, तुरंत प्रभावी हो जाएगा। जैसे ही न्यायालय उसको देता है वैसे क्या हो जाएगा, तुरंत वो दंडादेश उस पर क्या होगा, प्रभावी माना जाएगा। मृत्यु दंडादेश हो, आजीवन कारावास हो या फिर कारावास का हो, कारावास
वास का कोई दंडादेश हो या जुर्माने का हो, तो उसका दंडादेश कैसे प्रभावी हो जाएगा? तुरंत प्रभावी हो जाएगा। जैसे ही न्यायालय आदेश देगा वैसे ही वो उस पे लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि न्यायालय ने आज दिया बोले 4 दिन बाद लागू होगा, वो तुरंत प्रभावी हो जाएगा। मतलब तुरंत जैसे ही आदेश किया तुरंत उसको लाइए, जितना समय लगता है गिरफ्तारी में गिरफ्तार करिए और जेल में डालिए। तो न्यायालय का जो आदेश है कैसे लागू हो जाएगा? तुरंत लागू हो जाएगा। दूसरा कहता है इसमें, जब निकल भागे सिद्धदोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है। अब ये दूसरा कह रहा है कारावास की बात कहता है, कारावास। ये कौन कारावास की बात कर रहा है? नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं भाई कि कौन कौन से कारावास। पहला ऐसा कहता है, यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश के कठोरतम किस्म का हो जो ऐसे सिद्धदोष जब वह निकल भागा था तब ऐसा भोग रहा था, तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ये कह रहा है कि भैया कठोर दंड से दंडित था, कठोर दंड से दंडित था, कठोर दंड से। अगर कोई कठोर दंड से दंडित था और वो जो भोग रहा था मतलब पहले जेल में से ही भागा ना, भोग रहा था, तो वो नया जो दंडादेश है वो भी कैसे लागू हो जाएगा? वो भी तुरंत लागू हो जाएगा। इसमें लिखा है कि अगर वो पहले से कोई सजा भोग रहा था और सिद्ध दोष था, तब वो निकल भागा था, तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तो नया दंडादेश जो दिया है, नया दंडादेश, ये भी कैसे लागू हो जाएगा? तुरंत, तुरंत लागू हो जाएगा। अब ये भागने वाले व्यक्ति के बारे में कह रहा है, भाई दंडादेश तो तुरंत लागू हो जाएगा जी, पहले से जेल में थे, भाग गए, अब उसकी जगह नया सजा सुनाई गई, कठोर सजा सुनाई गई, कोई और सजा सुनाई गई, तो जो भी नया दंडादेश दिया है वो भी तुरंत जो है लागू हो जाएगा। बी कहता है, यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश के कठोरतम किस्म का ना हो जिसे ऐसा दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात प्रभावी होगा, जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है। अब ये क्या कह रहा है? अगर मान लो कोई दंडादेश कठोर नहीं था, कठोर नहीं था, कठोर नहीं था, अब ये क्या कह रहा है? अगर दंडादेश कठोर नहीं था, वो पहले से जेल में था, वही नॉर्मल साधारण कारावास कुल मिला के भोग रहा था, कठोर कोई कारावास नहीं था। अब चूंकि वो भागा है तो उसकी जगह न्यायालय ने उसे नया दंडादेश दिया है, नया दंडादेश। अब न्यायालय ने अगर उसे नया दंडादेश दिया तो वो नया दंडादेश कब से प्रभावी होगा? ये कह रहा है वो नया दंडादेश प्रभावी होगा जब जो मूल सजा वो पहले काट रहा था ना, वो सजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये नया दंडादेश प्रभावी होगा। नया दंडादेश कब से? मूल सजा के बाद, सजा के बाद से प्रभावी होगा। अब आप कहोगे भैया कठोर में तो साथ हम तुरंत कर रहे हैं, इसमें बाद में कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भैया कठोर सजा है वो। अब कोई मान लो व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडित है, तो भैया मृत्यु दंड को तो 100 सी बात है तुरंत ही होगा, या आजीवन कारावास है उसमें भी तुरंत करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि भैया आप आजीवन कारावास की वो सजा भोग रहा था, वो भाग गया, फरार हो गया, न्यायालय ने कोई दंडादेश दिया मान लो कि वो जो फरार हो गया है, तो न्यायालय ने उसको दंडादेश दिया कि भैया 6 महीना और भोगो आप सजा। इसलिए दी जो 6 महीने की एक्स्ट्रा सजा दी, या 3 महीने की दी, जो भी दी, उदाहरण के लिए 6 महीने की सजा दी न्यायालय ने कि भैया आप 6 महीने की एक्स्ट्रा भोगोगे, किस लिए? कि आप फरार हो गए, जेल में सजा काट रहे थे, आप फरार हो गए, तो न्यायालय ने 6 महीने की सजा आपकी तुरंत सुना दी। अब बताइए कोई व्यक्ति आजीवन कारावास काट रहा है, तो न्यायालय क्या ये कहेगा कि भैया आजीवन कारावास की सजा पूरी हो जाए उसके बाद 6 महीने काटोगे? तो उसके बाद तो 6 महीने काटना पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि आप जानते हो कि आजीवन कारावास का क्या अर्थ है? आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में। अब मर जाएगा उसके बाद काटेगा क्या? इसीलिए वो दंडादेश क्या हो जाएगा? तुरंत प्रभावी हो जाएगा, है ना। और ये कह रहा है अगर मान लो कोई कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध है, अब कठोर दंड तो वही होते हैं कि भाई 10 वर्ष है उससे ऊपर के हैं, जी कठोर दंड है, और कठोर दंड की सजा भुगत रहा है। अब वो बेचारा वो 10 साल बाद काटेगा, 10 साल बाद वो सजा खत्म होगी, फिर उसके बाद 6 महीने और काटेगा। तो इस चूंकि वो पहले से कठोर है इसीलिए वो उसी के साथ चलेगा, है ना। मतलब कि जो एक्स्ट्रा सजा हो जाती है, मान लो 10 साल की सजा काट रहा है, तो वो 10 साल के साथ ही क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, दोनों एक साथ कंक्लूड कर ली जाती है, जोड़ ली जाती है। तो वो 6 महीने की जो एक्स्ट्रा सजा हुई है वो उसी 10 साल में काउंट हो जाती है एक साथ, मतलब सजा मूल रूप से 10 ही रहती है, तो उसी में वो सजा जो है एक्स्ट्रा सजा है काउंट हो जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ कारावास साधारण है, नॉर्मल कारावास है, मतलब 2 ही साल की सजा थी, 1 ही साल की सजा थी, अब 1 ही साल की सजा काट रहे थे, उसमें भी भग गए,
उसमें भी भग गए, तो फिर ऐसे में जो है एक्स्ट्रा में सजा काटेगा। फिर जो मान लो 1 साल की सजा जो है उसकी हो जाती कंप्लीट, तो 1 साल के बाद न्यायालय ने सजा दी कि भैया 3 महीना और काटो, तुम भग गए थे 3 महीना और काटो, तो फिर वो 3 महीने उसको एक्स्ट्रा काटने पड़ेंगे। वहां जो सजा है 3 महीने की, वो 1 साल के में इंक्लूड नहीं होगी, मतलब उसके साथ तुरंत प्रभावी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो अलग से चलेगी, तो अलग से चलेगी मतलब 1 साल की पहले जी काटेगा, फिर 3 महीने और काटेगा, तो इस तरीके से प्रभावी होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है इसका तीसरा, कहता है उपधारा 2 में 2 के प्रयोजनों के लिए कठोर कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोरतम किस्म का समझा जाएगा। ये कह रहा है उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए कठोर कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोर, ये तो आप जानते हैं कठोर किस्म जो साधारण कारावास का दंडादेश है वो कैसा समझा जाएगा, कठोरतम किस्म का समझा जाएगा। मतलब कठोर कारावास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साधारण कारावास वगैरह है तो उसमें हो जाए। तो जो कारावास होगा कैसा किस्म का होगा, कठोरतम किस्म का होगा। अब देखिए इसको मिटा दें। अब आपको आता है 427 सेक्शन 427 देखिए क्या कहता है। 427 जो है आपका कहता है ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादेश है। ये कह रहा है कि भाई ऐसे अपराधी को दंडादेश पहले से सजा काट रहा है उसके बारे में, पहले से दंडादेश है, मतलब पहले से सजा काट रहा है उसको फिर एक्स्ट्रा में सजा, उसकी बात कह रहा है। ये भी सेम जो अभी बताया उसी टाइप का है। पहला देखिए क्या कहता है, पहला कहता है जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास या दंडा या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा, ऐसे कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर या उस जिसके लिए वह पहले दंडादेश हुआ था प्रारंभ होगा। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति पहले से सजा काट रहा है, उसको न्यायालय ने कोई सजा सुनाई है, तो ये कहता है कि साधारणतः वो सजा जो है पहला दंडादेश खत्म होने के बाद प्रारंभ होगी, पहले दंडादेश समाप्त होने के बाद प्रारंभ होगी, होने के बाद, जब तक न्यायालय निर्देश ना दे। देखिए न्यायालय जब भी आदेश करता है, दंडादेश देता है, तो वो अपने जजमेंट में ये लिखता है कि जो जो 2 सजा है, मतलब एक पहले की सजा हो गई एक दूसरी सजा हो गई, तो न्यायालय उसमें ये लिखता है कि जो दोनों दंडादेश है साथ साथ भोगे जाएंगे कि अलग अलग भोगे जाएंगे, है ना। अगर न्यायालय ने ये लिखा है कि साथ साथ भोगे जाएंगे, इसका मतलब ये है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। मान लो किसी को मान लो 3 साल की, ये पहले अपराध में वो 3 साल की सजा काट रहा था और दूसरे अपराध में न्यायालय ने उसको मान लो 2 साल की सजा दे दी। अब न्यायालय ने ये लिख दिया कि दोनों अपराध साथ साथ भोगे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुल उसको कितनी सजा काटनी है, 3 ही काटनी है। क्यों, क्योंकि 2 साल तो इसी में इंक्लूड हो जाएंगे ना। अब मान लो किसी कारण से मान लो 1 साल पहले काट चुका है या मान लो 2 साल काट चुका है, तो फिर वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के अगर साथ साथ चलनी है तो फिर इसी के साथ काउंटिंग होगी उस सजा की। और अगर न्यायालय ने लिख दिया कि अलग अलग काटेगा, तो फिर यही है कि भैया पहले 3 साल काटेगा, 3 साल पूरे हो जाएंगे, फिर 2 साल काटेगा, तो टोटल 5 साल काटेगा। तो ये न्यायालय अपने जजमेंट में लिखेगा, जैसा न्यायालय लिखेगा उसके हिसाब से ही वो सजा काटेगा। अगर न्यायालय ने कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसकी सजा अलग अलग चलेगी। अगर न्यायालय ने लिखा है कि साहब एक जो दोनों सजाएं हैं एक साथ चलेंगी, तो फिर वो एक साथ जो है उनकी सजा को काटेगा। ठीक है, तो ये न्यायालय लिखता है अपने आदेश में, उसी के बारे में कहता है। जो न्यायालय क्या करेगा, वो आदेश में लिखेगा इन सारी चीजों को। तो अगर न्यायालय ने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जो है कि सजाएं जो है अलग अलग चलेंगी। अगर न्यायालय ने लिखा है तो माना जाएगा कि भाई एक साथ हुआ जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय अपने आदेश में लिखेगा। परंतु लिखा है, परंतु जहां व्यक्ति को जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 122 के अधीन आदेश या द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है, ऐसे दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व दिए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां पश्चातवर्ती दंडादेश तुरंत समाप्त प्रारंभ हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को व्यतिक्रम के आधार पर 122 के अधीन तो प्रारंभ हो जाएगा।
ये कह रहा है भैया व्यतिक्रम के आधार पर कह रहा है कि भैया कोई जुर्माना वगैरह था, व्यतिक्रम होता है, या व्यतिक्रम के आधार पर सजा होती है उसे, कि भी व्यतिक्रम किया, आपने जुर्माना संदाय वगैरह नहीं किया, तो वो जो सजा जो है तुरंत प्रभावी हो जाएगी, तुरंत। तो जो सजा है अगर व्यतिक्रम के आधार पर है, व्यतिक्रम के आधार पर, व्यतिक्रम, अगर व्यतिक्रम के आधार पर है कोई सजा एक्स्ट्रा में कि भैया आपने डिले किया, व्यतिक्रम किया, इसलिए आपको सजा होती, तो वो सजा कैसे हो जाएगी, वो तुरंत प्रभावी हो जाएगी, तुरंत लागू हो जाएगी। अब देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है जब किसी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा। मैंने पहले ही कहा इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं। अब कोई व्यक्ति पहले से ही जब आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारी आजीवन कारावास की सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद बोले सजा भोगोगे, तो उसका जो सजा है वो साथ साथ चलेगी। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से ऑलरेडी कोई आजीवन कारावास का कोई अपराध किया है और वो पहले से ही जेल में है, दोबारा उसको सजा होती है, मतलब कोई दूसरा दंडादेश दिया जाता है, तो वो आजीवन कारावास के साथ ही क्या करेगा, उस सजा को भोगेगा। जो भी एक्स्ट्रा सजा होगी वो आजीवन कारावास के साथ ही भोगेगा, क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में। अब पता नहीं कब तक मरेगा, फिर मर के जिंदा तो हो नहीं जाएगा दूसरी सजा खाने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जो सजा है वो एक साथ ही चलेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई मर जाओगे फिर जिंदा होना, दूसरा जन्म लेना, फिर सजा काटना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो आजीवन कारावास की सजा है वो कैसे भोगेगा, साथ ही साथ भोगेगा। अब देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा अंधेरा ज्यादा हो गया, लाइट नहीं है। मुझे कल ही देख लेंगे, थोड़ा देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइट में लाना भूल गया मैं। बाकी कल पढ़ेंगे। एक 400 आपके 28 से जो है कल पढ़ेंगे, 428 से कल पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद जमानतें आएंगी। फिर जमानत में भी काफी जो है इम्पोर्टेंट जो है आपका चैप्टर है जमानत। इसके बाद जो है चैप्टर 2-3, मतलब कल जो हो जाएगा, परसों आपकी जमानतें होंगी। तो जमानत जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जमानत वाली जो आते हैं क्वेश्चन उससे, तो जमानत काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। चलिए बाकी कल देखेंगे।